अरे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर आपका अभी एग्जाम सीईटी का है, ठीक है ना, तो अपने एग्जाम से पहले आप इस क्लास को एग्जाम में देख के जाना। ये क्लास आपके लिए रामबाण है। मैं आपको यहाँ पर पूरा सीईटी का 150 प्रश्नों का पेपर करवाने वाला हूँ, ठीक है। 150 प्रश्न है और 300 अंक का पेपर है। 3 घंटे समय मिलेगा आपको, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। पूरा पेपर है वो आपके सिलेबस पर आधारित है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, काफ़ी आपकी हेल्प होने वाली है। इसलिए इस क्लास को आप दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देख लेना, ठीक है। और एक बार सोचना, अगर आपका ये पेपर आ गया होता है एग्जाम में तो आप कितना सही कर पाते हो, ठीक है। और लास्ट में कमेंट कर देना कि कौन सा भाग आपका कमजोर है और कौन सा भाग आपका अच्छा है, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। मैं आपको बहुत ही कम समय में ना पूरा मॉडल पेपर करवाने वाला हूं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, शुरुआत करेंगे राजस्थान जीके से, ठीक है। क्लास का पहला प्रश्न पूछा है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान की पूछा है पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। 869 किलोमीटर, 839 किलोमीटर, 896 या 890 किलोमीटर। तो देखो कभी कभी आपसे पूछ लेता है राजस्थान की उत्तर से पश्चिम की और कभी कभी उत्तर से दक्षिण की। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो वो दोस्तों हो जाएगी 869 किलोमीटर, ठीक। ये तो क्या है दोस्तों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है। पर आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई या लंबाई, ठीक है ना। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 826। 826 बताओ क्या है दोस्तों, 826 तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगर आपसे पूछे चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछ ले तो क्या रहेगा 869 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। साथ में कमेंट और काउंट करना, ठीक है। और लास्ट में कमेंट कर देना आपके 150 में से कितने सही होते हैं। आपके यहाँ पर 40% अंक बन रहे नहीं बन रहे, ठीक है। अगला सवाल मिलान करने वाला है। क्या करना आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। जिला है और अक्षांश देशांतर है, मिलान करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मिलान करने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए मिलान करते हैं। बांसवाड़ा का देखते हैं दोस्तों। बांसवाड़ा की अगर बात करें दोस्तों तो बांसवाड़ा का जो आपका अक्षांश देशांतर है, ठीक है ना, बांसवाड़ा का अक्षांश देशांतर है 23 डिग्री 3 उत्तर। तो लिखो पहले सी। उसके बाद जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर का अक्षांश देशांतर है वो है दोस्तों 69 डिग्री 30 पूर्व, लिखना बी। सी के बाद बी। उसके बाद धौलपुर की अगर बात करते हैं तो धौलपुर का आपका अक्षांश देशांतर है 78 डिग्री 17 पूर्व, डी। उसके बाद दोस्तों बात करें गंगानगर की तो बिल्कुल वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री 12 उत्तर, ए। मतलब CBDA। CBDA किस में है दोस्तों बताओ, CBDA बिल्कुल ऑप्शन डी में पड़ा है। कौन से में पड़ा है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है एक बार ध्यान से देख लो। बांसवाड़ा का हो जाएगा 23, ठीक है, 23 डिग्री 3 उत्तर। उसके बाद जैसलमेर का 69 डिग्री 30 पूर्व, धौलपुर का 78 17 और गंगानगर का 30 डिग्री 12 उत्तर, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, यहाँ से गलत मत करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, क्या पूछा आपसे, राजस्थान में ना आपसे पूछा है कि राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान है ये किस दिशा की ओर कम होता है। अब देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान है ये किस दिशा में कम होता जाता है, ठीक है ना। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और जो विद्यार्थी नए हैं, नए वाले विद्यार्थी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो किस दिशा में दोस्तों इसका मान कम होता है, वो होता है दोस्तों दक्षिण से पूर्व उत्तर की पश्चिम की ओर, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर क्या होता है दोस्तों, समवर्षा रेखा का मान राजस्थान में कम होता है। किस दिशा में दोस्तों, दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर। तो जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, अगला सवाल पूछा है भूमि, राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है। दोस्तों कमेंट करेंगे राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मैनाल का मालनेश्वर मंदिर और डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो देखो राजस्थान में ना भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है वो पाली का कौन सा, पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा है डींग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया। देखो डींग जिला बन चुका है और डींग क्या है दोस्तों, राजस्थान में जल महलों की नगरी है। अब कमेंट करेंगे डींग के महलों का निर्माण है
कभी कभी क्या पूछते हैं, डींग के जल महलों का। दोनों अलग प्रश्न है, दोनों प्रश्न अलग है, ठीक है ना। डींग के जल महल अलग है और डींग के महल अलग है। आपको पूछा है डींग के महलों का निर्माण, तो कमेंट करेंगे डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने, जवाहर सिंह ने, तेज सिंह ने, अभय सिंह ने। तो डींग के महलों का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? बिल्कुल सूरज सिंह ने। जो भी सूरज सिंह कमेंट कर रहे हैं क्या रहेगा? सूरजमल ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। डींग किला है जिसमें क्या है, प्रसिद्ध डींग पैलेस भी शामिल है। इसका निर्माण दोस्तों सूरजमल ने 1730 में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, सूची ए को सूची दो से मिलान करना है। क्या करना है दोस्तों? आपको मिलान करना, कुछ नहीं करना है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम अधिक आते हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए मिलान करते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नदी है और नदियों के उपनाम है। घग्गर क्या है दोस्तों? राजस्थान में मर्त नदी है। ऊपर चंबल की बात करें अगर दोस्तों, चंबल क्या है राजस्थान में? बताओ राजस्थान में चंबल क्या है? घग्गर तो क्या है? मर्त नदी है। और घग्गर है वो हनुमानगढ़ में दोस्तों है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर चंबल की बात करें तो चंबल क्या है? कामधेनु है। क्या है? कामधेनु नदी। पहले 4 लिखो, उसके बाद 3 लिखो, उसके बाद माई क्या है? वागड़ की गंगा है ना, वागड़ की गंगा। उसके बाद 2 लिखो, उसके बाद लूणी क्या है? लवण जल नदी है। मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में है दोस्तों? ऑप्शन बी में पड़े। 4 3 2 1, जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। घग्गर क्या है? राजस्थान की मर्त नदी है। चंबल क्या है? कामधेनु है। माई क्या है? कांठल और वागड़ की गंगा है। और लूणी क्या है? राजस्थान की लवण जल नदी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा दोस्तों आपसे? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है? स्थान है और लोक देवता है, ठीक है। अड़बू का संबंध किस लोक देवता स्थान से है? अड़बू लोक देवता है ना, इनका संबंध बेंगटी से। मलिना जी का संबंध तिलवाड़ा से, त्रिना जी का संबंध पांचोटा से, और धना जी का संबंध सिंबुदड़ा से। तो देखो कौन सा सही नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पर बात करें विद्यार्थी संत धना जी की, संत धना जी का संबंध है वो सिंबुदड़ा से नहीं है, ठीक है। संत धना का जन्म दोस्तों कहाँ होता है? टोंक जिले के धवन गांव में होता है, जाट परिवार में, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इनका मंदिर है वो सिंदड़ा में। कहाँ पर है? सिंदड़ा में, न कि सिंबुदड़ा में। तो बिल्कुल कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। बाकी देख लो, अड़बू जी का स्थान है बंगेटी या बैंगटी, मलिना जी का तिलवाड़ा, तलिना जी का पांचोटा, ठीक है। गलत मत करना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेगेटिव मार्किंग हटा दी है तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आपको अच्छे से अपनी क्या है तैयारी करके जाना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलमुड फलोदी में हुआ था, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। अब सिंपल है, आपको उनका जन्म बता दिया कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलमुड फलोदी में। तो वो लोक देवता कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे। कोलमुड फलोदी में उनका जन्म होता है, लेकिन वो हिमाचल में क्या है? वो हिमाचल में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो भाई रूपनाथ जी कौन है? रूपनाथ जी दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलमुड फलोदी में, ठीक है। और इनकी पूजा कहाँ होती है? हिमाचल में। किस नाम से? बालकनाथ के रूप में होती है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र। बताओ डामोर जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए डामोर जाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों मजा आ जाएगा, क्लास को ध्यान से पूरा देखना। सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप साथ में कमेंट करते रहो, दोस्तों को साथ में जोड़ते रहो और खुद का मूल्यांकन करो और बताओ डामोर जनजाति है ये कहाँ निवास करती है। तो देखो डामोर मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जनजाति है? राजस्थान में कौन सी जनजाति नहीं है? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है राजस्थान में कौन सी जनजाति नहीं है। भील है, खटीक राजस्थान में नहीं है, मीणा है और डामोर है। कितना सरल प्रश्न है। क्या पूछा है? राजस्थान में कौन सी जनजाति नहीं है? तो खटीक राजस्थान में नहीं है, ठीक है। सीट में इस टाइप से पेपर आएगा, पेपर का लेवल देख लो एक बार, आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम पर त्रिवेणी संगम कहते हैं? बताओ भाई। पहली बात करें त्रिवेणी संगम की, ये भरता है दोस्तों, कहाँ पर भरता है बताओ? ये त्रिवेणी संगम है ना, बिल्कुल फटाफट कमेंट करना है दोस्तों, फटाफट कमेंट करना है। त्रिवेणी संगम है वो किन 3 नदियों के संगम को कहते हैं? बनास, मैनाल, बेड़च, गंभीरी, मासी, धुंध, कोठारी, खारी, बेड़च या सोम आऊ बांडी। एक आपने सुना होगा सोम माई जाखम, है ना, सोम माई जाखम का संगम होता है ना, वहाँ पर बैंडों से मेला भरता है। पर आपको बताना है
इन चारों में से है ना त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं? तो देखो, एक तो सोम, मैनाल और बेड़च, ये क्या है आपका दोस्तों, राजस्थान में एक त्रिवेणी संगम है दोस्तों, ठीक है। और ये बीगोद राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, कहाँ पर इसका संगम दोस्तों है? बीगोद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, देखते हैं। देखिए, आपसे पूछा है कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई? कमेंट करेंगे दोस्तों। कवि वर्ष की उपाधि है ये कौन से राजा को दी गई? उबे सिंह को, मीर भोज को, मुंज को, या दोस्तों रावत सिंह को? बताओ, कवि वर्ष की उपाधि दोस्तों किससे दी गई है? तो ये दी गई किसे दोस्तों? मुंज परमार को। किसको? मुंज परमार को। सी ऑप्शन आपका सही है। देखो, राजवंश से ऐसा प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, क्या पूछा है? राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो और कमेंट करो। राजस्थान में प्रथम वन नीति है ना, इसकी घोषणा कब हुई थी? 2008 में, 2010 में, 2012 या 2014? राजस्थान की प्रथम वन नीति है, इसकी घोषणा दोस्तों आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो 2010 में, ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने फरवरी 2010 में क्या की थी? राज्य में प्रथम वन नीति जारी की थी दोस्तों। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसकी घोषणा कब हुई थी? घोषणा आपसे पूछ ले तो कब हुई थी? 2010 में मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, आदिवासियों का मुक्तिधाम माँ स्थल है, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करना। आदिवासियों का मुक्तिधाम माँ स्थल कौन सा है? एक और ऑप्शन कर दो, ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव एक और ऑप्शन कर दो। पर आगे आपको जाना ही नहीं है ना। आदिवासियों का आपको बताया ना, आदिवासियों कुंभ। आदिवासियों कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर कहाँ पर है बताओ मुझे? बेणेश्वर है डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में। बेणेश्वर कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव में। क्या है आपका? बिल्कुल, इसे आदिवासियों हरिद्वार भी कहते हैं, वागड़ का पुष्कर कहते हैं, आदिवासियों कुंभ कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, देखते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो भाई। आज के सारे प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले बता रहा हूं, एक बार देख लेना और कमेंट करना है। राजस्थान के राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? रावसिया, जोधा, बीका या किशन सिंह? तो राजस्थान के राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था आपका दोस्तों? रावसिया। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। मारवाड़ में ना, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना 1240 में, 1240 ईस्वी में रावसिया ने की थी। यह भी साथ में ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, प्रतिहारों ने ना, प्रतिहारों में दोस्तों रोहिल दी के नाम से कौन जाना जाता? बताओ भाई, महेंद्रपाल, यशपाल, हरिचंद्र या प्रभाकर? प्रतिहारों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रतिहारों में दोस्तों आपको बताना है, क्या पूछा है? प्रतिहारों में रोहिल दी के नाम से कौन जाना जाता था? तो वो बिल्कुल हरिचंद्र। जो भी हरिचंद्र कमेंट कर रहा है, हरिचंद्र ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब सवाल है, ठीक है। हरिश्चंद्र के दोस्तों क्या थी? ये ब्राह्मण था जिसके 2 पत्नियां भी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, हेरी कैली नाटक, क्या पूछा आपसे? हेरी कैली नाटक है, इसके रचयिता कौन थे? हेरी कैली के रचयिता कौन थे आपके? देखिए, अर्णोराज, विग्रहराज, सोमदत्त या पृथ्वीराज? हेरी कैली नाटक है ना, हेरी कैली नाटक, इसके रचयिता कौन थे दोस्तों आपके? विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, देख लो कितना शानदार प्रश्न है। और सीटी में इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से, है ना, आपको क्या करना है, इनमें से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से लेकर 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? दोस्तों 2001 से बात कर रहा हूँ, 2001 से 11 के बीच में न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, गंगानगर, पाली या बूंदी? तो बिल्कुल दोस्तों, जो आपका न्यूनतम पूछा, कम पूछा है ना, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो कौन सा है दोस्तों? गंगानगर, ठीक है। गंगानगर में आपका 10% वृद्धि हुई है। कितने दोस्तों? जो सबसे कम है 10%, ठीक है। उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद पाली, उसके बाद बूंदी, उसके बाद चित्तौड़गढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने समर्पित किया? बताओ भाई, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है ये किसने निर्मित किया है? ठीक है, कोमल कोठारी ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, सीताराम लालस ने या विजयनाथ देथा ने? बताओ भाई, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया है?
तो सीताराम लालस ने। जो भी सीताराम लालस कमेंट कर रहा सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है किस शासक की मृत्यु के विलाप पर, है ना, कमेंट करना है दोस्तों कि किस शासक की मृत्यु के विलाप पर राणे, है ना, राणे जगपत राम मरसिया लिखा गया। दोस्तों रचना कौन सी है, राणे जगपत राम मरसिया। ये दोस्तों है ना किसकी मृत्यु के विलाप में लिखा गया था, जगत सिंह की मृत्यु के विलाप में जय सिंह, राज सिंह या दोस्तों राजवीर सिंह। तो देखो आपको मालूम पड़ रहा होगा, नाम से स्पष्ट है, राणे जगपत राम मरसिया, मतलब ये महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के विलाप में लिखा गया था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है। और ये कैसा काव्य है दोस्तों, एक शोक काव्य। कैसा काव्य है दोस्तों, एक ये शोक काव्य है। ठीक है, साथ में कमेंट करना भाई कितने सही होते हैं। लास्ट में आपसे पूछूंगा आपके 40% अंक आ रहे या नहीं आ रहे। अगला बताओ, गुरु गोविंद ने ना कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताओ भाई गुरु गोविंद का आंदोलन कौन सा है, भील आंदोलन, प्रजामंडल, किसान आंदोलन या आर्य समाज। बताओ गुरु गोविंद है ना, गुरु गोविंद किस आंदोलन के नेता थे, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, तो गुरु गोविंद का जन्म दोस्तों होता है 20 दिसंबर 1858 को राजस्थान के डूंगरपुर के बसिया गांव में बंजारा परिवार में। पर इन्होंने दोस्तों कौन सा आंदोलन चलाया था, भील आंदोलन। सम सभा है ना, सम सभा भगत आंदोलन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, भील आंदोलन ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, बिल्कुल अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्रांति के विद्रोह के समय ना आपको बताना दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी। बताओ भाई, आपको कमेंट करना है क्रांति में ना, क्रांति में विद्रोह के समय दोस्तों भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी, केसरी सिंह ने, जोधा सिंह ने, रणजीत सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो इनको शरण जो दी थी वो किसने दी थी, जोध सिंह ने। जो भी जोध सिंह कमेंट कर रहा है बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 1857 के समय ना कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट करना है। क्रांति के समय ना कोटा का आपका पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मॉरिसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन या मैक मॉसन। तो देखो मेजर बर्टन है ना, मेजर बर्टन और इसके दो पुत्र है, इनकी हत्या कहाँ पर हुई थी, कोटा में हुई थी। और दोस्तों कोटा का आपका पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान है ना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। देख लो सारे प्रश्न क्या है, एक से एक शानदार प्रश्न है। कमेंट करेंगे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, 1964 में, 1972, 1973 या 1952। राजस्थान पथ परिवहन निगम इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। लीजिए अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, देखते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, बताओ भाई, कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी, तो आपको बताएं राजस्थान में 19 रियासतें, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने थे दोस्तों। अब देखिए आपसे पूछा क्रांति के समय, स्वतंत्रता के समय पूछा है ना, राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। जो भी 19 कमेंट कर रहा सी बता रहा है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, जयपुर के पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ पर थी, बताओ भाई। जयपुर से पहले ना, जयपुर अभी क्या है, राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ पर थी, फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। बीकानेर, कोटा, आमेर या उदयपुर। तो जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी थी वो उदयपुर थी। कौन सी थी दोस्तों, उदयपुर। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है। और जयपुर को है ना, बिल्कुल जयपुर को दोस्तों राजधानी कब बनाया है, 30 मार्च। जयपुर को राजस्थान की राजधानी 30 मार्च 1949 में बिल्कुल घोषित किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे पूछा है दोस्तों RRECL का पूर्ण रूप क्या है, कमेंट करेंगे साथियों। RRECL है इसका पूर्ण रूप, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सभी साथी इसकी फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों इसकी, राजस्थान रूरल एनर्जी कॉर्पोरेट लिमिटेड, राजस्थान रूरल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड या राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड। तो देखो दोस्तों RRECL इसका पूर्ण रूप पूछे आपसे तो क्या रहेगा, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो भी सी कमेंट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका सही है,
ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, कोप्तागिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प है, ये एक प्रकार का सजावट होती है ना, इसकी उत्पत्ति भारत में किसके साथ में हुई है? दोस्तों कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है। कोप्तागिरी है ना, कोप्तागिरी ये क्या है दोस्तों? एक राजस्थान का पारंपरिक शिल्प है। तो इसमें भारत की उत्पत्ति हुई है ना, इसमें दोस्तों भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है, वो किसके साथ हुई है? गुप्तों के साथ में हुई है दोस्तों, मराठों के साथ में, मुगलों के साथ में या सिंधियों के साथ में? तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों, ठीक है ना, कोप्तागिरी की उत्पत्ति है वो मराठों के साथ में नहीं हुई, किसके साथ में? मुगलों के साथ में हुई है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कोप्तागिरी क्या एक प्रकार की सजावट है, ठीक है दोस्तों, जो भारत में मुगलों के साथ हथियारों और हथियारों को सजाने के साधन के रूप में उत्पन्न हुई थी। इससे क्या करते हैं? हथियार को सजाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, क्या पूछा है? मत्स्य संज्ञा व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपसे, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। मत्स्य संज्ञा ना व्रत राजस्थान में विलय कब किया गया? 18 अप्रैल 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 30 मार्च 1949 को या 15 मई 1949 को? ध्यान रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ से दो प्रश्न आते हैं। एक तो आपसे पूछते हैं मत्स्य संघ का गठन, आपसे पूछ ले एग्जाम में, मत्स्य संघ का गठन कब किया गया बताओ? इसका गठन तो दोस्तों कब हुआ था? 18 मार्च को। इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। 4 रियासतों को विलय से हुआ था। और इसका जो राजस्थान में विलय हुआ था ना, विलय कब हुआ था दोस्तों? आपका 15 मई। कब? 15 मई 1949 को। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको क्या करना है? सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। क्या करना दोस्तों? आपको सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। झीलें हैं और जिले हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है, कि कौन सी झील कहाँ पर है? तो नवला का झील है वो कहाँ पर है दोस्तों? आपके बूंदी में है। नवला का झील कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में। पहले लिखो 2, उसके बाद ताल छापर चूरू में लिखो 4, 2 के बाद 4, उसके बाद तालाब सही धौलपुर में, ठीक है, 2 4 1, ठीक है। उसके बाद पचपदरा बाड़मेर में, है ना। अभी बालोतरा कर दो यहाँ पर, है ना, बालोतरा कर देना। अब देखिए दोस्तों ध्यान रखना, नवलखा कहाँ पर है? नवलखा झील बूंदी में है दोस्तों, ताल छापर चूरू में है, तालाब सही धौलपुर में है और पचपदरा बालोतरा है बाड़मेर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों? बिल्कुल 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये पड़ा ऑप्शन नंबर ए में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा है, एरिडी मृदा है, ये राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? बताओ भाई। एरिडी मृदा समूह है ना, ये दोस्तों राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है या प्रदेश में पाया जाता है? तो एरिडी मृदा होती है ना, कहाँ पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में? 2 ऑप्शन है ओनली फॉर आपके सामने। एग्जाम में 5 ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल खाली मत छोड़ना। 500 में से एक तो भर के ही आना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 5 ऑप्शन मत भरना। 4 ऑप्शन है ना, 4 में से एक आध भर के आना अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। खाली मत छोड़ना दोस्तों, और 500 ऑप्शन मत भरना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती तो भरते। अब तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो क्या करना आपको? तुक्का तो मारना ही है, ठीक है। अब बताओ भाई, एरिडी मृदा कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर? बताओ भाई, क्या कमेंट करना है आपको? लिग्नाइट पर आधारित है ना ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है आपका? गिरल तथा बांसवाड़ा, छबड़ा तथा सूरतगढ़, कवई तथा दानपुरा, गुड़ागांव, गिराल। तो देखो ध्यान रखना विद्यार्थियों, लिग्नाइट पर आधारित है ना जो आपका ताप विद्युत संयंत्र है, वो कहाँ पर है दोस्तों? गिरल या गिराल, ठीक है ना। ये गिरल दोस्तों पावर पॉइंट है लिग्नाइट का, तथा बाड़मेर का गुड़ागांव, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, गुड़ागांव और गिराल ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों? किसने माउंट आबू के राजस्थान के विलय के महत्वपूर्ण योगदान दिया? बताओ भाई, माउंट आबू कहाँ पर? पहली बात तो माउंट आबू वर्तमान में सिरोही में, ठीक है। अब कमेंट करना किसने माउंट आबू के राजस्थान विलय में क्या दिया था? महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज डुड्डा, गोकुल भाई भट्ट या विश्व मोहन भट्ट। तो देखो दोस्तों, माउंट आबू का विलय राजस्थान में हुआ ना, बिल्कुल माउंट आबू का विलय राजस्थान में जब हुआ, उसमें महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था? गोकुल भाई भट्ट का। क्योंकि गोकुल भाई भट्ट क्या थे?
सिरोही के थे। ये क्या थे दोस्तों, आपके सिरोही के रहने वाले थे, इनका जन्म सिरोही में हुआ था। और इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, राजस्थान का गांधी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने तो दोस्तों बहुत बड़ा योगदान दिया था कि माउंट आबू को क्या है, राजस्थान में मिला दिया जाए। और इन्होंने दोस्तों सिरोही में प्रजा मंडल की स्थापना भी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, आर्य संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा, बताओ भाई। आर्य संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है, बालाथल, गिलुंड, आड़ या ओजियाना। तो देखो नवीनतम आपसे पूछे तो क्या रहेगा, ओजियाना। जो भी ओजियाना कमेंट कर रहा है, ओजियाना ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। अभी ओजियाना कहाँ पर दोस्तों, आपका बदनौर ब्यावर जिले में, ठीक है। आगे बढ़ते अगला बताओ, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। तो बताओ, कालीबंगा है ना, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। तो कमेंट करेंगे कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। खोज नहीं पूछी आपसे, उत्खननकर्ता पूछा है। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था, ए घोष। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आपसे पूछ लिया एग्जाम में, कालीबंगा की खोज किसने की थी दोस्तों। तो कालीबंगा की खोज 1952 में आलमंदन घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और इसका प्रथम दोस्तों उत्खननकर्ता कौन है, ए घोष। यहाँ पर दोस्तों जूते हुए खेत के प्रमाण मिले, ठीक है, बिल्कुल। ए घोष क्या है दोस्तों, कालीबंगा स्थल के खोज करता थे, ठीक है। और उत्खनन सर्वप्रथम बीबी लाल का नेतृत्व में हुआ था, ये भी साथ में ध्यान रखना। आगे बढ़ते अगला बताओ। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में सहकारी है ना, राजस्थान सहकारी डेयरी फाउंडेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, RCDF का मुख्यालय पूछा है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय है कहाँ पर है, जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, अजमेर में। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें दोस्तों ना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सभी सब्सक्राइब कर लेवे और कमेंट करें। पूरा 150 प्रश्नों का पेपर रहेगा, ठीक है ना। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। जयपुर में इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, 25 मार्च। क्या पूछा दोस्तों आपसे, 25 मार्च है ना 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया। बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया, फटाफट कमेंट करेंगे। संयुक्त राजस्थान का पूछा है तो क्या आएगा, गोकुल लाल असावा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। वर्त का नहीं पूछा, संयुक्त का पूछा है। तो संयुक्त का दोस्तों प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों में ईंटों के निर्माण का प्रयोग नहीं होता था। बताओ ऐसे कौन सी सभ्यता थी जिसमें ना मकान और बस्तियों में ईंटों से घर नहीं बनता, यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। आहड़ में, कालीबंगा में, गणेश्वर में, बैराठ में। बताओ ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में नहीं हुआ है दोस्तों, तो गणेश्वर में। गणेश्वर में दोस्तों मकानों में क्या है, पत्थर का प्रयोग के साक्ष्य मिले। मकानों में क्या लगा है, पत्थर लगा है, ना कि ईंटें, ठीक है ना। पत्थर से मकान बनाते थे, ये साक्ष्य मिले। ईंटों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता था। जो भी यहाँ पर गणेश्वर कमेंट कर रहा है, गणेश्वर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। गणेश्वर का उत्खनन कार्य है वो दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था। और गणेश्वर है ये कांतली नदी, ठीक है ना, कांतली नदी के किनारे कहाँ पर है, नीम का थाना जिले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, पंसारी की हवेली। बताओ भाई पंसारी की हवेली कहाँ पर, कमेंट करेंगे। डुंडोल में, टोंक में, चिड़ावा में या माधोपुर में। बताओ पंसारी की हवेली। तो पंसारी की हवेली माधोपुर में। कहाँ पर है, माधोपुर, नीम का थाना। माधोपुर कहाँ था पता है ना, नीम का थाना में। और यहाँ पर क्या है, पंसारी की हवेली है। अगला बताओ सज्जनगढ़। क्या पूछा आपसे, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है। बताओ भाई सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या जोधपुर में। तो जो आपका सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है दोस्तों, पहली बात राजस्थान में है ना, राजस्थान में 5 आपके जैविक उद्यान है, मतलब 5 क्या है आपके राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क हैं। एक नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ आपका जयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है दोस्तों, ठीक है ना। सज्जनगढ़ का कहाँ पर है, उदयपुर में। और माचिया सफारी पार्क है जो जोधपुर में है दोस्तों। और मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क है बीकानेर में। और अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में, ठीक है। और तो सज्जनगढ़ कहाँ पर है, उदयपुर में। जो भी सज्जनगढ़ बी कमेंट करा बी सही है। यहाँ पर बी बताने वाले सभी के सभी राइट होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में ना, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? कमेंट करेंगे। बेरिलियम है ना, बेरिलियम क्या है आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए। बेरिलियम दोस्तों आपसे पूछा है, बेरिलियम के ना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? बेरिलियम का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? जोधपुर नागौर से, जयपुर उदयपुर से, दौसा सवाई माधोपुर से, यहाँ दोस्तों बारा और करौली से। फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, खनिज है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, जयपुर और उदयपुर, ठीक है ना, बेरिलियम का उत्पादन दोस्तों कहाँ से होता है? जयपुर तथा उदयपुर जिले से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी सही है। आगे बढ़ते, अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों आपसे। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? बताओ भाई, ग्रंथ है राग चंद्रिका, है ना। राग चंद्रिका ना, इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? देखिए, द्वारकनाथ भट्ट ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, देव सिंह भट्ट ने, या दोस्तों माधव सिंह ने। राग चंद्रिका के रचयिता कौन है आपके दोस्तों? वो है कौन? बिल्कुल द्वारकानाथ भट्ट। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। कुवलयमाला कहाँ ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या? बताओ भाई, आपको कमेंट करना है। कुवलयमाला में ना उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 15, 18, 16 या 20? अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो सीईटी में इस टाइप से पेपर आता है। अब आप खुद आइडिया लगा दीजिए कितने सही होते हैं, और आपको कम से कम 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें कुल 18 भाषाएं, कितने दोस्तों? 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, क्षेत्रीय भाषा 18 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, प्रश्न बच गया पीछे। हाँ, प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, है ना, सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आपसे पूछ रहे हैं, राजस्थान कला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने। अब बताओ कब की थी दोस्तों? 1882 में, 1860 में, या एक ऑप्शन कर दो, और 1857 में, ठीक है ना। तो ये सही है आपका। सवाई राम सिंह द्वितीय ने ना राजस्थान कला विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की थी, ठीक है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते चलो, अगला प्रश्न पूछा है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? बताओ भाई, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है मार्जना से, उष्टा कला से, कालबेलिया नृत्य से, या ब्लू पोट्री से? तो देखो, पद्मश्री मिला है भाई इनको, कृपाल सिंह को पद्मश्री मिला है, किस में मिला है? ब्लू पोट्री में, ठीक है। जो भी यहाँ पर ब्लू पोट्री कमेंट कर रहा है, ब्लू पोट्री ऑप्शन आपका राइट है। कृपाल सिंह शेखावत को दोस्तों क्या है, 1976 में बिल्कुल ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और ये जो ब्लू पोट्री है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? जयपुर की। और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। दोनों में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से, है ना, मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? ये चार क्या है, राजस्थान के मुख्य सचिव है, इनमें से कमेंट करना सबसे कम समय तक, है ना, मुख्य सचिव के पद पर कौन रहा है, सबसे कम कार्यकाल किसका है? इनमें से सबसे कम कार्यकाल रहा है वो दोस्तों रहा है SM माथुर का। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, ठीक है, SM माथुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, देखिए, राज्य व्यवस्था से कितने शानदार प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। तो देखो सही कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन। देखो ध्यान से, देखो एक अनुच्छेद 156 में ना, अनुच्छेद 156 में क्या है दोस्तों, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में मान्यताएं, ठीक है ना। यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं नहीं है भाई। जो भी सी कमेंट करा, सी सही है। यहाँ पर मिलान कौन सा नहीं खा रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी भी विभाग या उसकी विनिष्टि शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, ये किसके अनुमोदन से उस विभाग या हित स्थिति में विनामिष्टि, ठीक है। और इसको प्रश्न को थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, शाखाओं के संबंध में कार्य संबंध उपमंत्री को आमंत्रित करता है। अब देखिए प्रश्न क्या रहा है, पहले प्रश्न को समझ रहे हैं। प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि राजस्थान के राज्य मंत्री जिसके पास में किसी भी विभाग या उसके दोस्तों विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। और आपको कमेंट करना है कि वो किसके अनुमोदन से, ठीक है ना, उस विभाग का यथास्थिति या उसकी निर्दिष्टि में क्या है, शाखाओं में
कार्य संबंध की उप मंत्री को आवंटित करेगा? तो वो आपका रहेगा मुख्यमंत्री। जो भी मुख्यमंत्री कमेंट कर रहा है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल राज्य व्यवस्था से। देखिए 16वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण कर्णपुर विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है उसका चुनाव स्थगित किया गया था, ठीक है। उसमें किस पार्टी के बिल्कुल उम्मीदवार की मृत्यु हुई थी? तो बिल्कुल वो दोस्तों किस पार्टी के उम्मीदवार थे? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, वेरी गुड, शानदार दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों किसकी मृत्यु हुई थी आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इनकी क्या है दोस्तों, इस चुनाव के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए इस चुनाव को स्थगित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे? राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। क्या करना है दोस्तों आपको? कथनों पर विचार करना है। सही कौन कौन से कथन है? ये कथन क्या है दोस्तों? राजस्थान के हाईकोर्ट के बारे में, ठीक है। कथनों को पढ़ते सही कौन से कथन है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के कुछ लेख जारी करने का अधिकार है और भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा सही है, इनमें से कौन कौन से कथन सही है दोस्तों, तो देखो दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है और चौथा कथन सही है, पहला सही नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल दूसरा, तीसरा, चौथा, देखते हैं दूसरा तीसरा किस में है। दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। देखो राज्य व्यवस्था से इतने लंबे लंबे प्रश्न आ सकते हैं, डरना मत, इसलिए पहले बता रहा हूँ, देख लो ध्यान से। अगला प्रश्न पूछा आपसे, राजस्थान विधानसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वो कौन सा था? बताओ भाई। राजस्थान विधानसभा के ना पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद में जिस दल को अधिक मत मिला वो कौन सा था? भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी या राम राज्य परिषद? तो बिल्कुल वो दोस्तों पहले तो मिला है कांग्रेस को, उसके बाद सेकंड पे कौन था? राम राज्य परिषद। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राजस्थान में लोकायुक्त का पद है ये कब सर्जित हुआ? देखिए 1973, 1992, 1970 या 1982? बताओ। राजस्थान में दोस्तों लोकायुक्त का पद है ना, ये कब सर्जित हुआ था? तो ये बिल्कुल सर्जित हुआ है 1973 में। जो भी 1973 कमेंट कर रहा है ए बता रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से, है ना, क्या करना आपको? निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर संभाला? बताओ भाई। इनमें से कमेंट करना है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के इसके पद को है ना सबसे कम समय के लिए किसने संभाला था? वो दोस्तों कौन थे आपके? तो वो थे जस्टिस, है ना, सुश्री कांता भटनागर। जो भी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है, इनका कार्यकाल बहुत कम रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के उपरांत लागू हुए? बताओ भाई। राजस्थान राज्य दोस्तों मानवाधिकार आयोग है ना, इसके अधिनियम किस दिनांक के उपरांत लागू हुए थे? फटाफट कमेंट करना है। अब मैं आपको सीधा उत्तर बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो 19 जनवरी 2001 से लागू हुए। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, किसकी सलाह पर, है ना, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो बिल्कुल सलाह किसके ले सकता है? वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर कर सकता है। जो भी सी कमेंट कर रहा सी सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? बताओ भाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य होता है ना, इनका एकल कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों एकल कार्यकाल 6 साल या 62 साल की उम्र तक, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों आपसे? अगला प्रश्न पूछा आपसे, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवाओं और शर्तों के विनिमय करने की शक्ति है वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी सेवा और शर्तें होती है ना, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? बिल्कुल वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो अनुच्छेद 318 में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा 318 बता रहा है, 318 सही है। अगला बताओ, निम्न में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? बताओ भाई। निम्न में से है ना किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है?
संभागायुक्त, जिला कलेक्टर। यहाँ दोस्तों फटाफट कमेंट करना, जिले में है ना, जिले में दोस्तों जनगणना प्रमुख कौन होता है? तो बिल्कुल सीधी बात है, जिले में दोस्तों होता है आपका जिला कलेक्टर। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत है? अजमेर में, कोटा में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो बिल्कुल ये जो दोस्तों पीठ है ये इसकी स्वीकृत है जोधपुर जिले में। कहाँ पर स्वीकृत हैं? जोधपुर जिले में स्वीकृत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, RTI 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? अपीलीय प्राधिकरण कौन सा है दोस्तों आपका? RPSC, RIC, RSSB या दोस्तों RSTC? राजस्थान है ना, RTI 2005 में उल्लेखित मामलों में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो अपीलीय प्राधिकरण दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो वो है RIC। जो भी RIC कमेंट कर रहा है RIC राइट है। ठीक, RIC की फुल फॉर्म क्या होती है बताया ना, राज्य सूचना आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, RF 290 किस फसल की विकसित किस्म है? बताओ भाई। दोस्तों RF 290 है, ये किस फसल की क्या है? एक विकसित उन्नत किस्म है। सौंफ, अफीम, कपास या गेहूँ? तो RF 290 दोस्तों क्या है? सौंफ की किस्म है। जो भी सौंफ कमेंट कर रहा है ना, सौंफ ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते अगला बताओ। अगला सवाल पूछा है, मंगला तेल क्षेत्र है ना, वो कहाँ पर है? देखो जब भी तेल की बात करें, तेल अधिकतर आपको बताइए बाड़मेर से। ठीक है, तो आपको बताना है मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर है? वो बाड़मेर में। किस में? बाड़मेर बेसिन में है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया है? बताओ भाई। प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज है, इसका बिल्कुल रेंज का आरंभ किस फसल के लिए किया गया है? फसल का नाम बताना भाई। देखिए गेहूँ, अरहर, सरसों या बिल्कुल आपका मक्का? क्या पूछा दोस्तों आपसे? प्रश्न पूछा है कि किस फसल के प्रोजेक्ट के लिए ना गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया है? तो ये दोस्तों किसके लिए किया गया है वो आप फटाफट कमेंट कर दो। मक्के के लिए। जो भी मक्का कमेंट कर रहे हैं, मक्का ऑप्शन सही है। ठीक है ना, मक्का बताने वाले सभी सही है। आगे बढ़ते अगला बताओ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है देखते हैं। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना ना ये किस वर्ष हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1961 में। कब? 1961 में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते अगला बताओ उसमें क्या पूछा है। मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना है ये संचालित की जा रही है। किसके द्वारा दोस्तों की जा रही है? बताओ भाई। सूखा सुरक्षा कवच योजना है ये किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो देखो ये संचालित कर रही है भारतीय कृषि बीमा कंपनी। कौन? भारतीय कृषि बीमा कंपनी। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला प्रश्न पूछा है मरु विकास कार्यक्रम परियोजना बताओ किसकी है? बताओ। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना किसकी है? केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की, गैर सरकारी संगठनों की है या सार्वजनिक निजी भागीदारी की है? मरु विकास है ना कार्यक्रम परियोजना किसकी है दोस्तों? तो ये बिल्कुल परियोजना है ये किसकी हो जाएगी? फटाफट एक साथ में सभी साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है ये बिल्कुल किस की है वो आपको कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा आपसे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है किसकी है? केंद्र सरकार की है। ऑप्शन ए बताने वाले सभी सही है। आगे बढ़ते अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ पर है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो आगे भूगोल आ रही है, कमेंट करेंगे दोस्तों। प्राकृतिक गैस पर आधारित है ना शक्ति परियोजना कहाँ पर है? भिवाड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर, रामगढ़ में? प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना है वो है रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़। जो भी कमेंट करा रामगढ़ कहाँ पर है? रामगढ़ है जैसलमेर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देखो यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन आता है। एक तो पूछते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, तो राजस्थान में आपका राष्ट्रीय स्तर का ना सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका सेवर भरतपुर में है। और बताना है आपको बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, तो वो है आपका तबीज अजमेर। कहाँ पर? तबीज अजमेर में क्या है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान है। आगे बढ़ते अगला बताओ।
राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई, बताओ। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई है? 1947 में, 1949 में, 1951 में, 1955 में। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जो साथी नए हैं, नए वाले साथी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर क्लास आपको डेली मिलने वाली है। क्लास का टाइम देख लो, एक क्लास 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे, ठीक है। अब बताओ, राजस्थान में राजस्व मंडल का मुख्यालय, तो बिल्कुल वो आपका कहाँ पर है? बिल्कुल इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? अजमेर में। आपसे पूछ लिया एग्जाम में, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय, तो अजमेर में। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी, बताओ भाई। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है दोस्तों? गौरीशंकर, मकालू, नामचा बरुआ या धौलागिरी। तो हिमालय के सबसे दोस्तों जो पश्चिमी चोटी है, बिल्कुल उसका नाम क्या है दोस्तों? धौलागिरी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पास भारत और चीन के बीच में है ना। इनमें से कमेंट करना है, हिमालय का कौन सा पास है, वो क्या है? भारत और चीन के बीच में है। शिल्पीला, बोरघाट, चैनकोट या थाल घाट। तो बिल्कुल वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका? वो है आपका शिल्पी। ये क्या है? सिपकी इलाहा। ये क्या है दोस्तों? भारत और चीन के मध्य है। आगे बढ़ते हैं। अष्टमुंडी है ना, अष्टमुंडी आदर झील है या आदर भूमि है, ये कहाँ पर है, बताओ। अष्टमुंडी कहाँ पर है? अष्टमुंडी है ये आपकी बिल्कुल केरल में। कहाँ पर है? अष्टमुंडी केरल में दोस्तों है। जो भी सी कमेंट कर रहा, सी सही है। अगला बताओ, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से किसका उद्गम भारत से नहीं होता है? झेलम, सतलुज, चिनाब या रावी। तो देखो सतलुज है ना, सतलुज, इसका दोस्तों जो उद्गम है वो भारत से नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, ये को इंडिया जीके से कितने शानदार प्रश्न है। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्र हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? ये संकल्पना है ना, ये किसने दी थी, कमेंट करना है। देखिए ई एली ने, फोन ने, एडली ने या दोस्तों MTN ने। तो बिल्कुल ये दी थी दोस्तों ई एली ने। जो भी ई एली कमेंट कर रहा, ई एली राइट है, ठीक है। अगला बताओ, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में है? इनमें से बताना है MP में कौन सा है। और इस क्लास की PDF क्लास पूरी होते ही आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, RP स्टडी पर, ठीक है। पूरा एक बार देख लेना और कमेंट कर देना ये क्लास कैसे लगी। अब बताओ, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा MP में? केवलादेव, बेतला, मानस या दोस्तों बांधवगढ़। तो बिल्कुल आपका जो MP में है वो बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ कहाँ पर है? MP में। आगे बढ़ते, अगला बताओ क्या पूछा है, गेहूं में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की उनकी मात्रा के आधार पर सही क्रम क्या है? गेहूं में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, पहले ये पता होना चाहिए, फिर उनकी मात्रा आपको बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले आपका होता है कार्बोहाइड्रेट गेहूं में, प्रोटीन, खनिज और वसा। ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है ना 8 मूल उद्योगों के सूचकांक यानी मतलब ICI में सम्मिलित नहीं है? खाद, कोयला, सीमेंट या दोस्तों होटल व परिवहन। इनमें से दोस्तों है ना, इनमें से बताना है ICI में कौन शामिल नहीं है। ICI में कौन शामिल नहीं है आपसे पूछ लिया एग्जाम में, क्या है? होटल और परिवहन नहीं है इसमें। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या करना है, गलत की पहचान करनी है। क्या करना है आपको यहाँ पर? गलत की पहचान करनी है। क्षेत्र है और ऊर्जा संसाधन है, ठीक है ना। नारकोटिया गैस का है, जरिया कोयला है, आलिया वेट तेल है और मोरान इगुरिजन कोयला है। अब देखो इनमें से कौन सा सही नहीं है ना, सही कौन सा नहीं है पहचान करनी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। ये क्या है? मोरान दोस्तों ये तेल का है ना कि कोयले का। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सबसे लंबी हाईवे सुरंग है ना अटल सुरंग, इसकी लंबाई बताओ। आपसे पूछ ले सबसे लंबी सुरंग हाईवे कौन सी है, तो वो दोस्तों बिल्कुल आपकी वो है अटल सुरंग। तो कमेंट करेंगे अटल सुरंग की आपकी लंबाई कितनी है। तो अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, झारखंड राज्य का है ना, झारखंड राज्य का दोस्तों आपका जादूगुड़ा नामक स्थान है, ये किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई।
झारखंड का आपका जादूगढ़ स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए, हीरे के लिए, या दोस्तों मोनाजाइट के लिए? तो बिल्कुल आपका झारखंड का ना जादूगढ़ नामक स्थान दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। जो भी बी ऑप्शन कमेंट कर रहा है यूरेनियम बता रहा है, यूरेनियम राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, देखते हैं क्या पूछा है। बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना है ये किस वर्ष की थी? 1907 में, 1906 में, 1904 में, 1905 में? गोपाल कृष्ण गोखले ने ना भारत सेवक समाज की स्थापना की थी 1905 में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है। चलो अगला बताओ, किस वर्ष दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बताओ भाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो समझौता हुआ था ना लखनऊ समझौता, इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? इस पर हस्ताक्षर पूछ ले आपसे, कब किए थे दोस्तों? 1916 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। अगला आपसे पूछा है भारत के महात्मा गांधी है ना, भारत में महात्मा गांधी का सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बताओ भाई, कहाँ हुआ था? बताओ भाई, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या इलाहाबाद? भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था कहाँ पर? चंपारण में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। बिल्कुल बिहार के चंपारण से हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा भक्ति आंदोलन है ना, बिल्कुल क्या पूछा आपसे? भक्ति आंदोलन के प्रणेता प्रमुख संत है रामानंद। रामानंद का जन्म कब हुआ था? बताओ भाई, रामानंद का जन्म कब हुआ था पूछा है। तो इनका जन्म दोस्तों बिल्कुल कहाँ पर? प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। कब? 1299 में। प्रयागराज इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। कब? 1299 में हुआ था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा ए सही है। अगला प्रश्न पूछा, संविधान के अधिनियम के समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? स्वतंत्रता, समाजवादी या न्याय या समानता? तो देखो आपके जो प्रस्तावना है उसमें ना, उसमें समाजवादी शब्द है वो शामिल नहीं किया गया है। जो भी समाजवादी कमेंट कर रहा है समाजवादी इसमें क्या है दोस्तों? शामिल प्रस्तावना में नहीं है। आगे बढ़ते अगला बताओ, निम्न में से कौन सा वाद आरक्षण से संबंधित है? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है कि कौन सा वाद वो क्या है? आरक्षण संबंधित नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो वो आपका हो जाएगा अजय हाशिया बनाम खालिद मुनीब। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। ठीक है। निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? चंद्रशेखर, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो बिल्कुल वो राजीव गांधी। इन्होंने क्या है दोस्तों, इन्होंने किसी भी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं? बताओ भाई, संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं ना, को निम्न में से किस प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? प्रांतों की जनता ने, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका या प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका? तो सीधी बात है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों? ऑप्शन बी, प्रांतों की विधानसभा। बी जो भी कमेंट करा बी सही है। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो बिल्कुल समता के संबंधित अधिकार हैं वो बिल्कुल आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, बजट प्रपत्र तथा प्रक्रिया की बड़ा ऑडिट किसके द्वारा की जाती है? बताओ भाई, जो आपका बजट प्रपत्र होता है ना, उसकी दोस्तों प्रक्रिया है वो जो बाहरी दोस्तों है ना आपकी ऑडिट होती है वो किसके द्वारा की जाती है? वित्त विभाग द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, नियंत्रक मालिकागर द्वारा या महान्यायवादी द्वारा? तो बिल्कुल ये दोस्तों जो बाहरी बनावट होती है वो तैयार करते हैं नियंत्रक है वो महालेखा द्वारा। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे गणित आ रही है और जो हिंदी और कंप्यूटर की क्लास है वो आपको कल मॉर्निंग 8 बजे मिलेगी। ठीक है, अब मैंने आपको देखो यहाँ पर इंडिया जीके बढ़ा दिया और आपका राजस्थान जीके हो गया। ठीक है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं ना वो कल मॉर्निंग 8 बजे आएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों और कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही हुए। यहाँ पर देखो मैंने आपको 90 प्रश्न करवा दिए। 90 में से कम आपके यहाँ पर क्या है दोस्तों 60 प्लस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आप थोड़े कंपटीशन में आते हो, नहीं तो फिर आप कंपटीशन से बाहर ही हो। ये पूरा मॉडल पेपर इस टाइप से पेपर आएगा, देख लो ध्यान से। ठीक है विद्यार्थियों, और कमेंट करना क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।